कि मुझे हमेशा ये लगता है कि आई चूज़ द रॉन्ग करियर। ओह! हाँ, अगर आप ये नहीं होती तो क्या होती? मुझे ऐसा लगता है मैं अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत कुछ होती। बट वो बहुत कुछ का कुछ ऐसा क्लियर पिक्चर हाँ, नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा जो टेम्परामेंट है, मैं मुझे लगा कि मैंने अपने आप को बाँध लिया एक नौकरी में। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, दुश्मनी मुझसे करो तो ज़रा जम के करना, क्योंकि ज़रा सा भी चूके तो मोहब्बत हो जाएगी। हमारी ये बातचीत का मकसद यही है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन कर जाएं, ऐसी बातचीत करें कि आप लोगों को कोई एक बात ही से ही हमारी ऐसी लगे जिससे एक छोटा सा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हो जाए। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बात करते रहिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। देखते हैं आज की बातचीत कहाँ तक जाती है, क्योंकि हमारे बीच आज गजाला जी हैं, और गजाला जी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार में। आप दिल्ली से हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों का हिस्सा हैं जो आगे आगे आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गजाला जी, कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम लोगों से बात कम करते जा रहे हैं। हमारी ज़्यादातर बातचीत स्क्रीन से होती है और दिन भर हम स्क्रीन से ही बात करते रहते हैं। या तो वो एक तरफा होती है, या तो हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं, या वो स्क्रीन जो कह रही होती है वो सुन रहे होते हैं। ऐसे बातचीत बैठकर दो लोगों के बीच में होना थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जब हम ऐसे बैठ के बातचीत करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो शायद स्क्रीन से बातचीत के दौरान, या फेसबुक पे अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान, या व्हाट्सएप पे बातचीत के दौरान नहीं आ पाती। आप इतना काम करती हैं, इतने अच्छे पद पर हैं जहाँ से आप बहुत सारे बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सँभालती हैं। तो क्या आपके पास भी कोई चैलेंज है? चैलेंज तो ऐसे अदरवाइज़ बहुत से रहे होंगे, अचीविंग टारगेट्स और वो सब। मैं उस चैलेंज की बात कर रही हूँ जो एक इंटरनल चैलेंज इंसान खुद से फेस करता है। तो वो मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जनरली आपका, आपसे क्या कहा जा रहा है करने को और आप खुद क्या चाहते हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो मुझे लगता है सबके साथ होता होगा, पर शायद मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि आई हैड इट मोर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो विमेन होते हैं, विमेन मैनेजर्स या विमेन ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ देयर बीइंग फीमेल्स, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ऊपर वाले ने हमारी जो क्रिएट किया है, हमारी जो तख्लीक है वो ऐसी है कि हम एक नर्चरिंग हमारा नेचर होता है। आई मीन मैन टेंड टू वर्क फॉर शॉर्ट टर्म ग्लोरी, लेकिन वुमेन जो होती हैं दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ऑफिस में रहा, मेरे साथ भी रहा कि बॉस को चाहिए फटाफट ये आधे घंटे में 1 घंटे में अचीवमेंट दिखाना है, और हमको एकदम से वो चीज़ कन्विंस नहीं हो रहे हैं, या लग रहा है कि नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है, या इट मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट। तो वो एक चैलेंज रहता था। लेकिन हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सर्विस में मैच्योर होते गए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को थोड़ा बैलेंस करना सीखा। तो सीखा वो, लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। और पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में तो जैसे चैलेंज यही है कि काम बहुत होता है, आपको काम करना भी पड़ता है। और आई हैव नेवर बीन दैट काइंड के जो हु वुड शर्क अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम लेने से बचे। काम लेते थे और अच्छे से करते थे, सिर्फ ये नहीं करना, अच्छे से करना। फिर काम बहुत होता था, थकान बहुत होती थी, मगर उस वक्त स्टेमिना भी बहुत था। अब तो इतना नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत स्टेमिना था, बहुत काम कर लेते थे, थक जाते थे। तो थकने के बाद में जो बच्चों को जो आपको क्वालिटी टाइम देना है, उसके लिए आपको अपना मूड भी अच्छा रखना होता है और अपने एनर्जी लेवल्स और हर चीज़। तो वो थोड़ा-सा वो भी एक चैलेंज होता है, लेकिन समहाउ ऐसा मुझे ऐसा लगता है, इफ़ आई लुक बैक, या मेरे बच्चे जो अब आज इतने बड़े हो गए हैं, माय डॉटर्स के, दे कैन गिव मी फीडबैक्स। तो उससे मुझे लगता है कि आई हैव बीन एबल टू फुलफिल दैट चैलेंज रीज़नेबली फेयरली वेल, इन द सेंस के और वो कुछ ऊपर वाला ने बनाया भी ऐसा ना कि बच्चों को देखते हैं तो वही थकान दूर हो जाती है। तो ऑफिस से आने के बाद भी उनको एक क्वालिटी टाइम दिया, उनको एक अच्छी जिसे हम तरबियत कहते हैं, तो वो दे पाए। सो दीज टू वेयर आई थिंक माई बिगेस्ट चैलेंजेस। बाकी तो बहुत चलता रहता है। बट देखिए, जिन ज़िम्मेदारियों पे आप रही हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, वो भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ रही हैं, और उसके साथ
घर की जिम्मेदारियां तो हमारे साथ होती हैं। इन 2 ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ फिर आपका झुकाव कुछ और करने की तरफ कैसे गया? क्योंकि यदि हम कुछ बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं या हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं या हम कुछ ऐसी गतिविधियों की बात करती हैं जिनमें और अलग से भी समय लगता है, अलग से भी एफर्ट्स लगते हैं, तो वो कैसे संभव हुआ और क्या वो सबके लिए संभव है? और वो क्यों करना चाहिए? इसमें मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं सोशल वर्क में आऊँगी, लेकिन कुछ हमारे ऑफ़िस में कुछ हमारे कलीग्स थे, तो ऐसे लोग कुछ रहे कि इन लोगों ने शुरू में थोड़ा-सा मुझे इन्वॉल्व किया। उस टाइम पे ऐसी एज भी नहीं थी, अपने बिंदास नौकरी करना, काम करना और बस घूमना-फिरना, फ़न ये सब चल रहा था लाइफ़ में। पर उन्होंने थोड़ा-सा मुझे 1-2 जगह ले गए, कुछ इन्वॉल्व किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैंने ये किया, आज मैं फलाने मोहल्ले में गई थी, आज मैं इस स्कूल में गई थी, तो आज मैंने ये देखा, तो मुझे मुझे अच्छा लगा। मतलब मुझे एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आई। तो उसको करने के लिए आई स्टार्टेड मूविंग, लोगों के पास जाना शुरू कर दिया कि हाँ, कहीं भी किसी ने बुलाया तो गए। तो इनिशियली आई यूज्ड टू गो ओनली ऑन इन्विटेशंस कि आज किसी ने बुलाया, लेकिन आज छोटी जगह भी जाती थी, कोई बुलाता था, कई बार कोई बहुत छोटी जगह भी होती थी, तो आई यूज्ड टू गो। तो उससे क्या हुआ, मेरा एक इंटरेक्शन लोगों के साथ में हुआ, इंटरेक्शन। और फिर आई हैड लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद काइंड ऑफ पीपल लाइक अंडर प्रिविलेज क्लास, जिसे आप कह सकते हैं, गरीब तबका। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें अब कुछ करना चाहिए, मतलब एक ज़रूरत है लोगों को। तो वो अंदर से आया। कैसे आया, ये तो मैं तो यही कहूँगी कि ये ऊपर वाले का ही करम है कि उसने हमको इस डायरेक्शन में डाला। तो शुरू किया तो पहले तो सिर्फ थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ही दिया था लोगों को, कि भी किसी को ज़रूरत थी तो पैसे दे दिए, मदद कर दी। पर फिर ये भी देखा कि ये एक वन टाइम किसी को सपोर्ट कर देना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे भी लोग आए जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के बाद पलट के कभी बताने भी नहीं आए कि उन्होंने आगे लाइफ में क्या किया। तो फिर तब हमें ये नहीं लगा कि हमें ज़रूरत थी कि आप आइए और हमारा शुक्रिया करके जाइए। मुझे ये एहसास होता था कि इनको क्यों इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वी शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये अंदर से इस जज्बे से क्यों खाली है इंसान। जो एक होता है ना, इंसान में एक फितरती एक होती है ग्रेटफुलनेस, तो मुझे वो फ़िक्र भी होती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, आई इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, वी शुड ऑल्सो कम इनटू काइंड ऑफ काउंसलिंग। तो आपको याद होगा जब हमने आपके साथ वर्कशॉप किए थे, तो वो इसी से निकल के आया था कि वी हैव टू डील विद देम मोर क्लोजली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने किसी की वन टाइम हेल्प कर दी, एक क्लोज इनके साथ में एक रेपो रिलेशनशिप बनाना, एक वर्कशॉप पैटर्न इवॉल्व करना होगा। तो फिर हमने वर्कशॉप्स वगैरह शुरू किए, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। आपके साथ भी किए 2, है ना? देन 1-2 और वर्कशॉप किए थे। एक और मेरी फ्रेंड ही थी जो इनमें, उमा श्रीधर, यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करती थी। एक वर्कशॉप्स हमने उनके साथ भी किया। तो ये वर्कशॉप्स भी मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रहे। मतलब इनसे मेरी जो मैं काम कर रही थी उसमें मुझे और क्लैरिटी आई, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें करते चले गए। तो हम अगर अभी तक की बातचीत का हासिल लें, तो हम अपना प्रोफ़ेशन इसलिए करते हैं कि हमारी अपनी उससे ज़िंदगी चलती है। हम अपने बच्चों को और परिवार को इसलिए देखते हैं कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारी एक और ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, इस समाज से मिलकर बने हैं, तो इनको वापस क्या हम दे सकते हैं? और जैसे आपने कहा कि जब मैंने शुरू किया, तो मुझे एक आनंद आया, एक सुकून मिला। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं, तो आनंद का सबसे बड़ा ज़रिया वही है। जब आपको यह एहसास होता है कि आपको इतना लायक बनाया गया है कि आप किसी के चेहरे पे एक स्माइल देने में सक्षम हैं। उसको हम क्या कहेंगे, वो एक अजीब-सा एहसास होता है और उस एहसास को भी हर एक इंसान ने कभी न कभी जीना चाहिए। तो हम यही सब काउंसलिंग करते करते देन आई स्टार्टेड फीलिंग के जो लैक ऑफ एजुकेशन है, ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इन पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में। काउंसलिंग और वर्कशॉप्स जो करना शुरू किया, उसमें ये समझ में आया, तो उसको तो मेरा पूरा फोकस जो है इस पे शिफ्ट हुआ, एजुकेशन पे, कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की इनेबलर, आई वुड से, कि रियल एम्पावरमेंट, आई वुड से एजुकेशन में। पर आई एम ऑल्सो फॉर स्कूल एजुकेशन, जो एक हमारा सिस्टमेटिक पैटर्न है एजुकेशन का, वो तो है, और वी आर इनटू दैट ऑल्सो। लेकिन मेरा मेन फोकस मैंने अपना लर्निंग पे रखा कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब अपना अपना काम करते हैं, माय मेन एम इज़ टू एम्फेसाइज ऑन लर्निंग।
तो लर्निंग में लाइक जैसे मैं अपनी लाइफ को भी कभी देखती थी, तो अगर मैं अपनी लाइफ का मोटो कहूँ तो सिर्फ लर्न लर्न एंड लर्न, आई थिंक। बल्कि आप, मैं कहूँगी कि शायद आपका भी, कि हम लोग रोज़ कुछ नया सीखते और रोज़ कुछ नया करते। सो सो दैट्स व्हाट, एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि यही चीज़ हम ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आप खुद तो सीख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन टू पास इट ऑन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उसको पास ऑन करने के लिए फिर हमने जो मैंने अपने आप को जिस लेवल पे इन्वॉल्व किया है, तो उसमें वी आई फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग पेडागोजी, कि अब हम स्टूडेंट्स को या यूथ को जिस भी लेवल में पढ़ रहा है स्कूल में, तो हम उसकी पेडागोजी डेवलप करें। तो मैं कुछ इंटरवेंशंस अपने इवॉल्व करती रहती हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक फ्लैश कार्ड एक्टिविटी डेवलप करी, तो उसमें हम बच्चों से ही, फॉर एग्जांपल एक सोशल साइंस का कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, सो दे आर गिवन टू सेट द पेपर ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, कि यू रीड, यू क्रिएट क्वेश्चंस, सो दे themselves create questions and find the answer in the book. तो मुझे मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वी हैव डन मैनी थिंग ऑन पेडागोजी। लाइक जैसे अभी हम लोग सुनते हैं ना, लर्न बाय फन, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इन सभी का एक ही मकसद है, टू मेक द पर्सन थिंक, उसको सोचने पर मजबूर कर देना। तो जो रॉट लर्निंग होती है ना, इसको ना फॉलो करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम पेडागोजी के लेवल पे काम करें। तो उसमें हम लोग काफ़ी काम करें और बहुत मेहनत करते हैं। चाहे हम थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, लेकिन मैं अपना, मेरे लेवल पे जो मैं अभी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वो पेडागोजी पे कर। तो आपका जो बात मुझे समझ में आती है वो ये कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का काम है ऐसा वातावरण देना कि बच्चा खुद से रिसर्च करके सोचे और फिर खुद से ही प्रश्नों के जवाब निकाल लाए, क्योंकि वो उसको जीवन भर याद रहते हैं और वो उसको रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में यदि कभी भी कोई शिक्षक रटाने पर जोर देते हैं या रट्टा मारने पे हम जाते हैं, तो हम कभी भी वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएंगे जो आने वाले समय में अपनी समस्याओं के हल खुद निकाल लेगा और अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेगा। और यदि बचपन से हमने ये प्रवृत्ति डेवलप कर दी कि जहाँ प्रश्न है उसका कहीं ना कहीं आंसर भी है, बस आपको ढूंढना है, और उन्हीं किताबों में से। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे हैं कि कई बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नंबर लेके आते हैं, जो कहीं बहुत साल या बहुत दिनों तक बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं, पर कोई किसी छोटे कस्बे का बच्चा जिसने किसी तरह का कोचिंग सेंटर या ट्यूटोरियल नहीं देखा है, वो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दूसरे तीसरे पहले नंबर पे आ जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ ये पता होता है कि ये जो किताबें हैं, ये जो मटेरियल है, इसी में से सब आना है और उसको उसमें से उत्तर खोजना पता है। तो यदि आप जिस तरीके की बात कर रही हैं, इसको हम एक एजुकेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं, कि बच्चों को वो माहौल दिया जाए, वो तरीके दिए जाएं जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट होके खुद से पढ़ाई कर खुद से पाए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी जी कर बिल्कुल, हमारा Very फोकस good. यही रहता Very है। good. तो वो मैं अपने आप को उस लेवल पे इन्वॉल्व करती हूँ जो हमारे एजुकेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ चलती हैं। सो अब मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें इसी पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मैं अपनी पूरी जितनी भी मुझ में क्रिएटिविटी है, मैं पूरी उसमें इन्वॉल्व करती हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि हम इस पूरी चीज़ को एक अच्छे ढंग से डेवलप करके एक प्रॉपर मॉड्यूल्स हमारे बन जाए। तो होपफुली तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो किस लेवल के स्टूडेंट्स के हैं? क्या प्राइमरी एजुकेशन में आप काम कर रहे हैं? प्राइमरी एंड मिडिल। प्राइमरी राइट एंड नाउ मिडिल इट्स प्राइमरी एजुकेशन। एंड मिडिल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे की जो पर्सनैलिटी है ना, आप तो ज़्यादा जानते होंगे हमसे, कि एक साल भर की उम्र से ही पर्सनैलिटी उसकी शेप होना शुरू हो जाती है। तो जो भी मेहनत करनी है ना, इन्हीं ईयर्स में करनी है, बाद में तो फिर सब बच्चे अपना रास्ता बना ही लेते हैं। सो दिस इज़ द वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर देम। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो लगती है, मतलब लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सब हमें सब वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको टीचिंग कम्युनिटी का से के साथ में वो एक अनादर चैलेंज कि जबकि सीखने की कोई ना उम्र है ना, आप कहा नहीं, आप छोटे से बच्चे से हम सीख सकते हैं। सो वी ऑल लर्न विद फ्रॉम ईच अदर एट एवरी एज एंड फ्रॉम एनीबडी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, आई थिंक। एंड टीचर्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हर एक जो नई बैच आती है
वो और ज़्यादा समझदार होती है और ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी मिल रही है, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। तो टीचर्स का अपडेट होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जब तक टीचर स्टूडेंट से स्मार्ट नहीं होगा, वो स्टूडेंट को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मतलब और आपके और हमारे एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी हैं, हमें कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए हैं, उनकी बदौलत ही है। बिल्कुल अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हम लोगों को। तो मैं तो यही कहती हूँ कि टीचर इज हैज़ टू बी द लर्नर ऑलवेज। टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। तो सीखना है और पास ऑन करना है, और पास ऑन करने की मेथड जो है वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, कि हाउ आर वी पासिंग इट ऑन। तो बच्चे उसको इंटरलाइज कर सके उस चीज़ को, उस पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आप ये जो एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, इसमें अभी तक आप कितने बच्चों तक पहुंच चुकी हैं या कितने टीचर्स का ट्रेनिंग कर चुकी हैं? अगर कहें कि सो फार टीचर्स के लेवल पे देखें तो आई थिंक वी हैव टच्ड द लाइव्स ऑफ मोर देन 1500 2000 टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स के जरिए। और अगर बच्चों की बात करें तो दैट वुड आल्सो बी इन थाउजेंड्स। मेरे ख्याल से वो तो बड़ा नंबर। बहुत बड़ा नंबर होगा। तो एंड दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो चल ही रहा है। और बहुत गरीब बच्चे भी होते हैं इसमें, बहुत सिंगल पेरेंट के भी होते हैं, सभी तरह के बच्चे हैं। तो इवन एक हम बहुत अच्छा काम वो हमें अभी एकदम से क्लिक किया कि एक बेसिक लिटरेसी न्यूमरसी प्रोग्राम हम एक रन करते हैं। बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हाँ, प्रोग्राम क्या है ये ये? किसी एक प्रोफेसर ने हमें सजेस्ट किया था कि कई लोग हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते, तो उनके लिए कुछ करें कि वो उनका एक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी कि लिखना पढ़ना हिंदी सीख लें, उनको अक्षर ज्ञान मात्रा ज्ञान, उसके बाद छोटे शब्द बनाना, फिर सेंटेंस, उसको लिखना पढ़ना, और उसके बाद सिमिलरली विथ नंबर्स। तो इसमें हम लोग 2 लेवल्स पे काम करते हैं। लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 में उसको शिफ्ट करते। तो लिखना पढ़ना, सब पढ़कर समझना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, फिर कुछ खुद भी सेंटेंस बनाना। क्योंकि आप देखेंगे सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो स्कूल्स के लिए है कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स ख़त्म हो चुकी है। उनको अगर बता दिया जाए कि आपको इसमें 5+3 इज इक्वल टू आपको आंसर निकालना है, तो दे विल बी एबल टू डू 5+3 8। लेकिन ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस वाली जो 2 लाइनें होती है ना, वो पढ़कर उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमसे इसमें क्या करने को कहा जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील इवन विद स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें लगा कि हम एक अलग से इनका लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करें बेसिक, और फिर न्यूमरेसी में भी हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये इसमें मेनली वो बच्चे कवर करते हैं जो स्कूल गए लेकिन जिन्हें एक्चुअली कुछ भी नहीं आता, मतलब दे कैन नॉट डू अ सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नहीं कर पा रहे। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कभी स्कूल ही नहीं गए, तो उनको भी हम इसमें इनवाइट करते हैं। इट्स अ टोटली फ्री प्रोग्राम। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि अच्छा चल रहा है, और बाकी पेडागोजी पे तो काम कर ही रहे हैं। तो ऐसे माना जाता है कि जैसे आप काफ़ी सारे लोगों के साथ काम भी कर रही हैं और आप एक अच्छे ओहदे पे भी काम कर रही हैं अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए। तो क्या आपके भी कभी इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, या आपको भी कभी लगता है कि क्या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है? तो ऐसा कब होता है और आप कैसे उसको ओवरकम करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देख के ऐसा लगता है कि देखिए क्या बढ़िया ज़िंदगी है और एक अच्छा सा पद है, पैसा है, सब कुछ है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि कभी-कभी उदास होना, कभी-कभी निराश होना, कभी-कभी ज़िंदगी में ऊपर-नीचे होना, ये सबके साथ होता है और कॉमन है। तो क्या आप मानेंगे कि ये बात सही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। इसको मैं 2 पार्ट में बाँटती हूँ। एक तो ये कि जैसे मैं अपने अपना बताया आपको कि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, या सीखने का और फिर पास ऑन करने का। और तो जो सबसे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ों से दुखी, मतलब मैं फ़ील करती हूँ, ये बहुत पर्सनल ही बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि ये जब मैं किसी को देखती हूँ ना, दोज़ पीपल हू आर वेरी एवर्स टू लर्निंग, व्हेन आई सी पीपल दे जो सीखना ही नहीं चाहते जबकि उनमें बहुत टैलेंट है, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस टाइम होता है कि आप किसी भी इंसान में इतना पोटेंशियल है और वो उसको जब यूटिलाइज नहीं करता है, तो मुझे उसको इतना अंदर से जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत खरोंचती हूँ। मतलब मैं आई इवन जो मेरे साथ में कोई काम भी कर रहे होंगे, तो मैं उनको अंदर इतना ये सेंस क्रिएट करने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट।
क्योंकि हमारे में सब में बहुत क्रिएटिविटी, इट इज़ जस्ट दिस कि हम उस अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लाइक हम अपने दिमाग को खाली नहीं करते, वी होल्ड ऑन सो मेनी ग्रजेस कि आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो एक अपने जहन को खाली करें फालतू चीज़ों से, सबसे ज़रूरी तो फालतू चीज़ें। और यदि क्रिएटिविटी को बना के रखना है, कुछ अच्छा करना है, तो अपने मन से उन सारी बेवजह की चीज़ों को खाली करें, जिसके कारण आपका मन कुछ अच्छा कर ही नहीं। बिल्कुल, मतलब जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे मुझे सपोज़ आज मुझे कुछ करना है और अगर मेरी कल किसी से कुछ भी थोड़ी-सी ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वज़ह से मैं अपसेट हूँ, क्योंकि हम सबको बुरा लगता है अगर हम किसी से कुछ कह दें या कोई हमसे नाराज़ हो, तो मैं सबसे पहले उसको सेटल कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इसको सेटल करूँ ताकि मेरा जो मेन मकसद है लाइफ़ का, जो मेरा फ़ोकस है, मैं उस पर मेहनत कर सकूँ। तो मुझे दुःख इस बात का होता है व्हेन आई सी पीपल कि जो इन्हीं सब चीज़ों में घिरे हुए हैं, जो छोटी-छोटी जो, चाहे आप उसको फैमिली पॉलिटिक्स कह लें, चाहे ऑफ़िस की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हर जगह है। आई डोंट से कि पॉलिटिक्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ़, लेकिन हमें उन चीज़ों से अपने आप को निकाल के अपनी मतलब पॉज़िटिविटी, बेसिकली आई वुड से कि पॉज़िटिविटी इज़ द मेन फ़ोर्स। आपका जो कहना है उसे अगर थोड़ी और अच्छे से समझाया जाए तो ये कि परिस्थितियां हर जगह आपके जैसी नहीं होंगी, लोग भी हर जगह वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे जहां आप वो काम करती हो, है ना? लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आसपास के लोग, चाहे परिवार के लोग, चाहे जहां हम काम करते हैं, जैसे भी लोग हों, जैसे भी स्थितियां हों, या आपकी भाषा में कहें तो हर जगह थोड़ी बहुत राजनीति होती है, उससे बाहर निकल के अपने मकसद की तरफ जाएं हाँ, और हमारा कुछ अच्छा करें। या हमारा मतलब वी शुड हैव आवर फोकस क्लियर। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, जो दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं जिससे दुखी होती हूँ कि हमने जब काम शुरू किया या ऑफिस में काम करते हैं, तो लोग अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को हमेशा अपना जो एक्चुअल वर्क है ना उससे ऊपर रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका वो पर्पस, आपका कॉज डिफीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज आई एम वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर। अब उसमें कोई इंसान ये सोचे कि गजाला मैडम ऐसी नहीं है तो मतलब आई शुड नॉट हेल्प, या कुछ लोग थे जो शुरू में साथ चले और बाद में अलग हो गए। मुझे दुख तब होता है जब कोई सिर्फ इसलिए छिटक गया कि उसके मुझसे पर्सनल कोई मिसमैच रहा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जबकि उस टाइम उस इंसान को भी सोचना चाहिए कि आई हैव टू सपोर्ट द कॉज। जब हम सपोर्ट कॉज को करते हैं तो वी स्टॉप बॉदरिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। आपके आसपास कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसको बहुत बहुत आपने प्रयास किया कि ये कुछ सीख ही लें या अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करें, पर आप नहीं कर पाए? बहुत से है। बहुत से हैं। तो हमारा ये जो सोचने का तरीका है, या अपनी एबिलिटीज़ को हम नहीं पहचानते हैं, तो आप ये विश्वास करिए साथियों, हर एक व्यक्ति उतना ही ताकतवर है मानसिक रूप से जितने कि आप हैं, जितनी मैं हूँ, या जितना कोई भी है। दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई बात संभव है, तो आपके लिए वो संभव है, और सिर्फ आपको ये मानने की ज़रूरत है और उस दिशा में बढ़ जाने की ज़रूरत है। और मैं आई वुड ऑल्सो टेल कि मतलब ये तो चलिए मुझे जो दुख होता है ये मैंने आपसे शेयर किया। आपने जो सवाल किया था फ्रस्ट्रेशन वाला, तो फ्रस्ट्रेशन के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमें लगता है कि हमने बहुत मतलब सबको लगता है, लेकिन इफ़ आई लुक बैक एट माई लाइफ, पर्सनल लेवल पे बहुत हमने गलत फैसले किए होंगे, बहुत गलत डिसीजंस लिए, बहुत गलत काम भी किए, जानबूझकर किए, अनजाने में किए, बहुत गलतियाँ हुई। मतलब इतनी सारी होंगी कि इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग डाउन तो एक पेज तो भर ही जाएगा। तो लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ ये होती है जब आप अपनी गलती से सीखते हैं। तो देयर हैव बीन मैनी रॉन्ग डिसीजंस विच आई टू, कई गलत काम किए, कई गलतियाँ हुई, कई लोगों से लगता है कि इन्होंने शायद हमसे हमारी इस गलती की वजह से हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरा इसमें अपने आप के लिए तो यही रहा, मैंने अपने आप को हमेशा ये रखा कि खुद को अपडेट करते रहो, अपने ओपिनियंस को भी अपडेट करते रहो। कोई इंसान कल ऐसा था तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी ऐसा ही होगा। सो वन हैज़ टू कीप अपडेटिंग। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहूँगी मेरा सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, आपको शायद हैरत होगी सुनकर, वो ये है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि आई चूज़ द रॉन्ग करियर। हाँ, अगर आप ये नहीं होती तो क्या होती? मुझे ऐसा लगता है मैं अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत कुछ होती। बट वो बहुत कुछ का कुछ ऐसा क्लियर पिक्चर हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा जो टेम्परामेंट है, मुझे लगा कि मैंने अपने आप को बांध लिया एक नौकरी में। और आई स्टार्टेड माई करियर एज ए फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर थी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, MPPSC के थ्रू सिलेक्ट होके आई थी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्ट हो गई, तो आई जॉइन टेलीकॉम सर्विसेज, ये मैंने ज्वाइन कर ली।
उसके बाद लेकिन मुझे शुरू से मतलब मुझे एक मेरा एक नेचर में एंटरप्राइजिंग मेरा नेचर रहा, तो वो मैं कहीं नहीं करने को मिला मुझे हमेशा एक सेट वर्क असाइन हुआ और हमने वो किया। सिविल सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फिर भी आप, क्योंकि टेम्परामेंट में थोड़ा सा सोशल सर्विस और वर्क कहीं था, तो वो शायद सिविल सर्विसेज में मौका मिल जाता है। आई वॉज इन टू हार्डकोर टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो मुझे इतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ज़रिए सर्विस तो दी, तो नेशन को तो बहुत सर्विस मिली, लेकिन फिर भी मेरा जो एक टेम्परामेंट था, एक सेट फ्रेमवर्क और रूल में काम करने में मुझे थोड़ा सा बंधे हुआ महसूस करती थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, जी। कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल यहाँ कह रही है कि मैं ये नहीं होती तो और कुछ कमाल का होती। तो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है। मैं एक बार वंस अपॉन अ टाइम 2007 में आई वांटेड टू जॉइन कॉर्पोरेट सेक्टर। उस टाइम कॉर्पोरेट्स का नया नया बूम था। आई डिड माय एमबीए फ्रॉम आईआईएम इंदौर कैंपस से। आई वाज प्लेस्ड इन इन्फोसिस, तो इट वाज अ गुड ऑफर। लेकिन क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि एक और आता है वीमेन ऑफिसर्स मैनेजर्स को, जो मेरे साथ हुआ था। जैसे इन्फोसिस का बहुत टेम्पटिंग ऑफर था, बहुत अच्छा था। दे वर गिविंग मी अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आई वुड बी टूरिंग। ब्रिटिश टेलीकॉम मेरा क्लाइंट होता है, AT&T मेरा क्लाइंट होता है, फ्रांस टेलीकॉम वाज असाइंड टू मी एज ए प्रोजेक्ट, तो आई वुड हैव बीन टूरिंग इंटरनेशनल ये सब। उस टाइम पे फिर जो है मैंने ये अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ी। तो क्या होता है हमारे साथ में, सबके साथ इट मस्ट हैव बीन विद एवरीवन, कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कम ऑन योर वे, जो कि हमें छोड़ना पड़ती है, क्योंकि हमें उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो मेरा टेम्परामेंट रहा, मैंने हमेशा अपनी फैमिली को तरजीह दी कि इस अपॉइंटमेंट या इस अपॉर्चुनिटी को लेने के चक्कर में आई वुड बी मिसिंग आउट ऑन दीज थिंग्स। तो वो हमें वी हैव टू टेक दैट कॉल, और कई अपॉर्चुनिटीज़ हमें छोड़ना पड़ती है। और छोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि जो हमें एक हमें सांत्वना अपने आप को देनी होती है। देखिए दूसरे लोग सांत्वना देते हैं, वो तो 2000 मेरली वर्ड्स कि ठीक है किसी ने कहा कि नहीं चलो ये नहीं तो ये नहीं, लेकिन जो यू हैव टू फाइंड योर ओन सोलास, तो वो जो होता है ना, वो प्राप्त करना ही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि हमें लगता है कि चलो हमने ये छोड़ा, लेकिन हमने ये बदले में पाया। तो वो जो एक एनालिसिस होता है ना, इक्विलिब्रियम, हाँ, तो वो करके वो सोलास को फाइंड कर लेना, वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंसान को करना होता है, करना पड़ता है। और उसके बाद खुश रहना कि नहीं ठीक है, आई एम ओके विथ इट, ये नहीं मिला बट आई हैव इट। तो जो चाहते हैं वो मिल गया, वो कमाल की स्थिति है। लेकिन जो मिल गया उसको चाह लिया, वो उससे भी कमाल की स्थिति है। जी यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, और क्या। बिल्कुल। तो ये भी एक चैलेंज लाइफ में आए। ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ना पड़ती हैं, छोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं हुआ। आज मैं कह रही हूँ आपसे कि आई चोज अ रॉन्ग करियर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डेस्टिनी हैड इट फॉर मी, तो आई एम हैप्पी विद इट। इट्स नॉट दैट, लेकिन हाँ कई बार ऐसा लगता है, कई बार लगता है आई वुड हैव चोजन सिंगिंग करियर। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड सिंगर। ओके। तो फिर अभी भी मैं कई बार कहती थी कि नौकरी नहीं थी क्या, मैं तो सिंगिंग की मैं तो आए हैं मैंने ऑल्टरनेट करियर। फिर कभी लगता है कि हम तो कुकिंग का भी ऑल्टरनेट करियर है। तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो लेकिन ये है कि जब हम सर्विस में आते हैं तो नेचुरली आप उससे बन जाते हैं, तो वही करना होता है। तो पर ठीक है, मतलब आई एन्जॉयड माई होल लाइफ, माई करियर, माई सर्विस, सोशल वर्क। और इस उम्र में जो भी अभी कर रहा है, आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग। आप अपनी तरफ से यूथ को और जो नए बच्चे हैं उनको क्या कहेंगी, कैसे उनको अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, क्योंकि उन लोग के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी वो फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगी कि अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें। कुछ भी करें, पर कुछ भी करें, क्रिएटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, बिकॉज यू हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है, मेल हो या फीमेल, आई वुड से, है ना, कोई इसमें पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को लेकर कोई किसी से कम नहीं है। तो उसको बरकरार रखें और उसको फॉलो करें। और बस हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लगती है कि जो इंसान एकदम से एक चीज़ सोचते हैं और करने निकल देते हैं, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कंसल्टेटिव अप्रोच अडॉप्ट करें। क्योंकि कंसल्टेशन से क्या होता है
कि इसमें हमारे यहाँ जैसे इफ़ आई टेक कि एक रिलीजियस है कि मैं आई एम काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन हूँ, बल्कि आई वुड से कि मैं जो सोशल वर्क में आई हूँ वो पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ऑडियंस से भी कि ये इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है ये हमारी फेथ की होती है। तो हमारे रिलीजन में भी कंसल्टेशन की एक इम्पोर्टेंस है कि अपने बड़ों से डिस्कस करें, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। कि जैसे किसी ने कहा है ना कि यू डोंट हैव टू ग्रे योर ओन हेयर टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप बुजुर्गों के साथ जिनके बैठे पास और हैं उनके you can साथ say your बैठे 10 और years and 20 years। तो कंसल्टेटिव अप्रोच अडॉप्ट करें और उसके बाद एक अपना मकसद फाइनलाइज करें, और उसके बाद लेट्स डू इट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं तो अभी देखते हैं बहुत से लोग काम शुरू होते हैं, प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और अमल कुछ नहीं होता। तो एक लेट्स डू इट वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, और दूसरा जो भी काम करें डू इट पैशनेटली। मतलब उसमें इतना पैशन से करें उसको कि हमें उसमें अपने आप को पूरा झोंक दें काइंड ऑफ। जो भी करें वो कमाल का करे, वो कमाल। लेकिन ये कि जस्ट बिकॉज सो टू एंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, चूज समथिंग, टेक ए कंसल्टेटिव अप्रोच। और अच्छा एक प्रॉब्लम और यूथ में और सब में होती है कि टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे भी आजकल। एंड आई हैव सीन मैनी मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स कि जो दे आर गुड एट सो मेनी थिंग्स एंड दे ट्राई देयर हैंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग। तो वो भी ध्यान रखें, डू सब कुछ कर करके देख लें, लेकिन फिर फाइनली एक चीज़ को कोई एक चीज को पकड़ के और फिर उसमें अपना करियर हाँ, बनाए। उसमें अपना करियर बनाए और उसको फिर बहुत पैशनेटली करें। और फिर साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने काम को एंजॉय करें, जैसे कि आप कर रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है देख करके। आप आई हैव बीन योर एडमायरर, आई वुड से कि भाई आई हैव बीन फॉलोइंग यू, काफ़ी आपको देखती हूँ, सुनती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप कंटिन्यूसली एक उसमें आई मीन आपका एक ये जो काउंसलिंग ही आई थिंक आपका मेन वो है। इवन दिस डिस्कशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो यू आर कंटिन्यूसली ऑन द सेम पाथ, यू आर फॉलोइंग योर ओन पैशन। आपका ये शौक है, आपने उसी को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से अपने पैशन को फॉलो करें और अच्छे से करें, अपने आप को झोंक दे उसमें बस। और फिर आप जो चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिले। बिल्कुल मिलेगा। आपको अपने एक्शन प्लान बनाने हैं और एक्शन प्लान पे एक्शन लेने हैं, सिर्फ प्लान्स नहीं बनाने हैं। तो एक्शंस अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, हाँ, वो तो प्लान बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और एक्शंस नहीं होते। हाँ, तो इसलिए लेट्स डू इट होना वाला, लेट्स डू इट वाला एटीट्यूड। सो लेट्स डू इट वाला अप्रोच होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर आप जुनून का तड़का अगर लगा देंगे तो फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा कि मुझे जो करना है वो करना है, और 100% एनर्जी अगर उसमें लगा देंगे तो वो हो जाएगा। आज हमारी जो बातचीत आपके साथ हुई उसका हासिल बहुत सारा कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप करते हैं उसे पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें। और अच्छा इंसान बने रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रास्ता किधर है, क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे इसी रास्ते से जाना है। और यदि आप अपनी रूल बुक के साथ एक रास्ता ढूंढ के और उस पर चल पड़ते हैं तो आप बहुत कमाल करेंगे। और जहाँ तक आप जो शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, इस पे हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं एजुकेटर हैं, आपका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल है, या आप कहीं टीचर हैं, किसी भी तरह से आप यदि बच्चों को अच्छा इंसान बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ इनोवेटिव ढूंढें, कुछ ऐसा ढूंढें कि बच्चों को इस लायक बनाएं कि उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, सेल्फ स्टडी वो कर पाएँ, खुद से सवालों के जवाब ढूंढ पाएँ। और जब ऐसे बच्चे हम अपने घरों में और अपने समाज में बना लेंगे तो निश्चित ही बहुत आसानी से हम अपने राष्ट्र को और अपने समाज को उस जगह देख पाएंगे जब एक ऐसा चरित्र हम अपने आसपास के सभी लोगों को दे पाएंगे कि हम एक दूसरे को उस चरित्र से पहचानें कि यदि कहीं भी जाके कोई एक भारतीय खड़ा हो तो उससे थोड़ी सी बात करने के बाद कोई कहे कि कोई भारतीय ही ऐसा कर सकता है, ऐसा मन है। अब ये कितना हम कर पाएंगे ये सब आप लोगों के ऊपर है। बातें करते रहिएगा क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज की बातचीत से आपने क्या सीखा वो ज़रूर लिखिएगा, आपने क्या करना शुरू किया वो भी ज़रूर लिखिएगा। गजाला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। आपसे हमने भी बहुत सीखा है और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी बहुत सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जय भारत।